राष्ट्रीय गान तो नहीं करोगे अब? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। सारे बोलो गुड आफ्टरनून। ये वाली जरूरी थी भाषा, है ना? ये समझ नहीं ओ। हाँ जी, स्टडी मटेरियल है सबके पास? ठीक है। आप लोग यहाँ से ये मटेरियल ओपन कर लीजिए और अपनी रफ नोटबुक्स निकाल लीजिए एक बार। इस स्टैंडर्ड को हमें ना 2 स्लॉट में करना है। एक तो रफली हम सारा समझेंगे अच्छे से पूरा वर्ड टू वर्ड, और सेकंड वन हम इसे अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे, ठीक है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये काम हम रफ में कर रहे हैं भाई। पहले एक्चुअली क्या है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का है, लेकिन प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है वो लीस्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। समझ रहे हैं आप? रूल रेगुलेशन ज़्यादा हैं, प्रैक्टिकल पार्ट प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि देखो, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसका मतलब ये हो गया कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में हम क्या क्या शामिल करते हैं आपको पता है? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में आप क्या क्या शामिल करते हैं? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट का पार्ट है। तो वैसे तो ये स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल होना चाहिए पूरा का पूरा। लेकिन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है और उसे प्रेजेंट करने के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है, वो सारे के सारे इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर बताए गए हैं। तो इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट भी हमारा जो है इसके अंदर डोमिनेटिंग रहेगा, ठीक है? तो इसीलिए थ्योरी को भी समझना उतना ही ज़रूरी है जितना प्रैक्टिकल को समझना ज़रूरी है। हाँ, अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो लगभग आधे घंटे के अंदर इसके सारे प्रैक्टिकल हो जाते हैं, जितने आपके स्टडी मटेरियल के अंदर हैं। उससे एडिशनल हम जाते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है जी? चलिए, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम एक बार इंट्रोडक्शन से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। ओपन कर लिया आपने मटेरियल, ठीक है? हाँ, पेन वैन साथ में रखना, और कुछ चीज़ें कोई भी मैं ड्रॉ करता हूँ, कुछ भी डायग्राम बनाता हूँ, तो वो आपने रफ के अंदर ड्रॉ करनी है, ठीक है? और थोड़ी सी एडिटिंग आपने मटेरियल के अंदर करनी है साथ के साथ। हाँ, इसके सिंप्लीफाइड नोट्स की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि स्टडी मटेरियल में क्या कर रखा है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, उसमें से बीच बीच में से लाइनें उठाकर डाल रखी है आपके, तो पूरा का पूरा मटेरियल नहीं है। तो जो जो कमियां होगी वो मैं आपके नोट्स के अंदर कवर कर दूंगा इसके, ठीक है जी? AS 25 डज नॉट मैंडेट विच एंटरप्राइजेज शुड बी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। पहली बात तो क्या है कि ये उन एंटरप्राइजेज के लिए ज़रूरी ही नहीं है, शुड बी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट, विच एंटरप्राइज शुड बी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है जी? एक बात ध्यान दें, कंपनीज के लिए वैसे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपलसरी होते हैं, लेकिन जब हम कॉरपोरेट के लेवल्स पढ़ते हैं, जो कि हमारा अलग से थ्योरेटिकल पार्ट है, लेवल 1, लेवल 2, इस तरह की बातें कुछ होती है, तो ये बताया जाता है कि इन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज़रूरी है, इन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज़रूरी नहीं है। लेकिन मोटा मोटी आप ये मान के चलो कि कॉरपोरेट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज़रूरी होते ही है, ठीक है? अब आप लोगों को जब लॉ पढ़ाया जाता है तो कंपनीज के बारे में बताया जाता होगा कि कुछ लिस्टेड कंपनीज होती है और कुछ अनलिस्टेड कंपनीज होती है, लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनीज। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं, IFRS हम उनको बोलते हैं, और हमारे इंडिया के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं उनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं, ठीक है जी? ये दो अलग अलग बातें हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक भी फास्टली ग्रो कर रही है और हमें ग्लोबल लेवल पे हमें अपने आप को एक्सपोजर चाहिए, हमें कंपटीशन चाहिए, तो इन दोनों को मिक्स करके
जो बनाए गए हैं उन्हें हम बोलते हैं इंड एएस, इंड एएस, जो कि ये आपके सीए फाइनल का मटेरियल है, सीए फाइनल का मटेरियल है। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती है, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती है वो इंड एएस लगाती है। जब आप कंपैरेटिव सीट पढ़ेंगे कि आईएफआरएस और इंड एएस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इनके अंदर डिफरेंस क्या क्या है, कौन अप्लाई करता है कौन अप्लाई नहीं करता है, तो ये इंड एएस लगाती है और अनलिस्टेड कंपनीज क्या है, एएस। अब हमारे पास क्या आ गया, मटेरियल क्या आ गया, इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली मत लेना अभी आप, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेवल पे, एक्चुअली जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझ लेते हैं तो इंट्रोडक्शन पढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है। एक बात ये आ रही है कि AS25 डज नॉट मैंडेट विच एंटरप्राइजेज शुड बी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट, एक सेकेंड, AS25 does not mandate which enterprises should be required to present interim financial reports, how frequently or how soon after the end of an interim period. हम सबको पता है कि मान लीजिए ये 1 अप्रैल है और ये 31 मार्च है, तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहां बनते हैं जी, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहां बनते हैं। साल की बिगिनिंग से लेकर एंड के बीच में जो पीरियड होता है ना, इसे हम इंटरिम पीरियड बोलते हैं। ये साल जो स्टार्ट होता है तब से लेकर साल के एंड तक के बीच में जो पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरिम पीरियड। और अगर इस पूरे पीरियड को मैं 4 क्वार्टर्स के अंदर डिवाइड कर देता हूं, क्वार्टर क्वार्टर क्वार्टर, और क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, तो हर पीरियड को ये सारे जो मिलके हैं वो क्या कहलाएंगे, इंटरिम पीरियड्स। क्या कहलाएंगे, इंटरिम पीरियड्स इन टर्म। इस टर्म के बीच में अगर मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, इसमें 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 और इसके अंदर, तो हर पीरियड अपने आप में एक इंटरिम पीरियड हो गया बस। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप ईयर के एंड में ही तैयार करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हर एक इंटरिम पीरियड के बाद भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने चाहिए, और जिसको हम बोलते हैं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह दो या कह दो इनको रिपोर्ट्स। सुनिए ध्यान से, मैंने कहा ये हमारा पूरा एक फाइनेंशियल ईयर होता है, यहां से लेकर यहां तक का जो साल होता है इसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। यहां साल स्टार्ट होता है, यहां साल खत्म होता है, और यहां पर जो हम प्रिपरेशन करते हैं उनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर आप क्या क्या लेते हैं, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है ना, जो एक्सप्लेनेशन नोट्स जो लिखे जाते हैं, एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी कहते हैं जिनको, वो सारे हम लेकर चलते हैं। इस बीच के पूरे पीरियड को एक पीरियड बोलेंगे क्या, इंटरिम पीरियड। लेकिन जब आप इस पीरियड को और ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरिम पीरियड्स। हर पीरियड अपने आप में एक इंटरिम पीरियड है, यानी क्वार्टर वाइज हो गया। अगर आप 6-6 महीने के अंदर डिवाइड कर देंगे तो इसके 2 पीरियड्स हो गए, और अगर आप क्वार्टरली कर देंगे तो इसके 4 इंटरिम पीरियड्स हो गए। ठीक है जी।
क्वेश्चन में लिखा हुआ है AS25 डज नॉट mandate which enterprise should be required to present interim financial reports, how frequently or how soon after the end of an interim period. If an enterprise is required or elects to prepare and present an interim financial report, it should comply with this standard. Okay. अब देखो if आ गया, अगर कोई एंटरप्राइज उसको जरूरत पड़ती है या वो सेलेक्ट करता है टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट एन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। अब इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है, ये देखो यहां इसके एंड में जो आएगी इसे हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बोलेंगे, इसके एंड में जो आएगी इसे हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बोलेंगे, इसके एंड में जो आएगी इसको हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बोलेंगे, इसके एंड में जो आएगी इसको हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बोलेंगे। ये देखो यहां जो होती है ना, आप इसको कह सकते हो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। ईयर के एंड में जो तैयार की जाती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो पूरा मटेरियल डिस्क्लोज किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। साल के स्टार्टिंग से बीच के पीरियड को हम बोलते हैं इंटरिम पीरियड, और इस इंटरिम पीरियड को सब पीरियड्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाए तो हर पीरियड अपने आप में इंटरिम पीरियड कहलाएगा। एक एक इंटरिम पीरियड हो गया। जो कंपनीज हर इंटरिम पीरियड के बाद अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करती है उसे हम बोलते हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। इंटरिम क्यों? क्योंकि ये इस पीरियड से रिलेटेड हो गई, ये इस पीरियड से रिलेटेड हो गई, ये इस पीरियड से रिलेटेड हो गई, और ये इंटरिम, इन टर्म, इस टर्म के दौरान की फाइनेंशियल रिपोर्ट। ठीक है। अब बात यह है कि भाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्यों बनाते हैं हम? जब ये बन रहे हैं तो फिर इनको बनाने की ज़रूरत क्या है? इनको बनाने की ज़रूरत इसलिए है कि आपके शेयर होल्डर्स, आपके इन्वेस्टर्स, ठीक है, आपके बैंक्स, ये सारे आपके ऊपर गहरी नज़र गड़ा के रखते हैं और वो कहते हैं भाई टाइमली हमारे को इन्फॉर्मेशन देता रही हो। टाइमली मतलब बीच बीच में हमारे को इन्फॉर्मेशन देता रही हो। तो कंपनीज के लिए फिर ये आ जाता है कि आप है ना टाइमली अपनी क्या है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाकर प्रेजेंट करते रहो। ठीक है। आपके इन्वेस्टर्स, आपके क्रेडिटर्स, आपके बैंक्स, आपके शेयर होल्डर्स, ये सारे के सारे आपसे एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपोर्ट्स मांगते हैं या आप उनको प्रेजेंट करते हैं और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप वहाँ तक डिलीवर करते हैं। तो उन डिलीवरी रिपोर्ट्स को आप क्या बोलते हैं, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। इंटरिम पीरियड समझ आ गया, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट समझ आ गई, इसकी रिक्वायरमेंट समझ आ गई आपको कि किस लिए बनाई जाती है, इसकी परफॉर्मेंस अपडेशन के लिए। बात समझ आ गई? ठीक है। यहां तो होना ही होना है, लेकिन वो कहते हैं यार पहले बता देते कुछ, तो आप पहले बता रहे हो बीच बीच में। ठीक है ना। ये जो प्रिपेयर की जाती है इसे हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट कहते हैं। अब सुनिए, लेकिन आप ये देखो इन लाइनों से आपको ये पता लग रहा होगा कि ये मैंडेटरी तो नहीं है। हाँ, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है तो फिर करना चाहता है या उसको ज़रूरत पड़ती है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंडेटरी वाला पार्ट नहीं है, ये ज़रूरी वाला पार्ट नहीं है। या तो उसके इन्वेस्टर या उसके क्रेडिटर्स या वो उसके डायरेक्टर्स या वो कंपनी खुद अपनी तरफ से अगर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना चाहती है तो वो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 की गाइडलाइंस को फॉलो करेगी। द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्स द मिनिमम कंटेंट्स। एक बात ध्यान रखना, अब ये कहते हैं, बोला जी हमने इन 3 महीनों में जो किया वो सारा हमने यहाँ पर ओपन करके दिखा दिया। इन 3 मंथ्स में जो किया वो भी सारा यहाँ ओपन कर दिया। इसमें किया, हमारे कॉम्पिटिटर्स को तो हमारी अपडेशंस मिलती रहेगी, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमारे बैंक हैं, जो लेंडर्स हैं हमारे, ठीक है, वहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन सही है। लेकिन जब हम इतना देखो, यहाँ तो हमने क्या किया, पूरा साल कर दिया ना काम, और पूरा साल काम करने के बाद हम बता रहे कि देखो हमने ये किया है, कर लो, कंपटीशन कहाँ से करोगे? आप हर 3 मंथ्स के बाद आप अपनी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते रहोगे तो आपकी तो सारी इन्फॉर्मेशन लीक होती रहेगी। तो कहते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 ये नहीं कहता कि सारी बातें डिटेल के अंदर बताओ, आप मिनिमम इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, लेकिन अपडेशन रखो कि उनका भरोसा आपके ऊपर बना रहे कि हाँ भाई ठीक चल रहा है, और अगर कोई वो सजेशंस वगैरह देना चाहते हैं तो वो फिर आप इनवाइट कर पाओ। तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है,
The standard prescribes the minimum contents of an interim financial report and requires that an enterprise which elects to prepare and present an interim financial report should comply with this standard. ठीक है, उसको इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलना है मिनिमम डाटा के साथ. इट ऑल्सो लेज डाउन द प्रिंसिपल्स फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट इन ए कंप्लीट और कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एन इंटरिम पीरियड. ध्यान रखना, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर पीरियड की अलग अलग बात कर रहा है, हर पीरियड की अलग बात कर रहा है. एन इंटरिम पीरियड, एक इंटरिम पीरियड. ठीक है, देखो जरा, ये कहता है कि इट ऑल्सो लेज डाउन द प्रिंसिपल्स फॉर रिकॉग्नाइजेशन. रिकॉग्नाइजेशन किसे कहते हैं जी? रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट. अच्छा, एक बात और बता दूं मैं, आप अपने आप को ना इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में कैटेगराइज कर सकते हैं. कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं? मैं तो देखो आपको जो ओरिजिनल कंटेंट है वो, सिंप्लीफाइड वो, और आपके क्वेश्चंस वगैरह सारे करवा दूंगा. आप अपने आप को एसेस करके ना फिर आप सेलेक्ट कर लेना कि मुझे कितना मटेरियल करना है. ठीक है, देखो जब ये आपके स्टडी मटेरियल में दे रखा है तो ये इसका एक एक वर्ड आपको पढ़ना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए. लेकिन हमारे टीचिंग जो जात है ना, उसके अंदर एक रिवाज है कि हम लोग सिंप्लीफाइड नोट्स बनाकर बच्चे को फ्री कर देते हैं. लो भाई, तो हो गया, बढ़िया हो गया. लेकिन जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ओरिजिनली पढ़ने बैठोगे तो आपके दिल का समझ नहीं आएगा. क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंटेंट समझ नहीं आएंगे. लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तब वो चीज़ सामने आनी है. ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड करना है तो मेरे सिंप्लीफाइड नोट्स और क्वेश्चंस कर लेना, बात खत्म हो जाएगी. और फिर बुकलेट के अंदर जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो कर लेना. 100 में से 100 आ जाएंगे, बात खत्म होने का मतलब ये है. लेकिन 100 में से 100, 100 में से 100 आने के बावजूद आपको शर्म ना आए वहाँ जाके, तो फिर आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा इस तरीके से पूरे कंटेंट के हिसाब से. तो आप देख लेना कि आप कहाँ पर अपना स्टैंड करते हैं, उसी हिसाब से मटेरियल सेलेक्ट कर लेना. समझ सारा आ जाएगा आपको, इसकी गारंटी है मुझे. ठीक है, चलो जी. तो क्या हुआ, ये कहता है इट ऑल्सो लेस डाउन द प्रिंसिपल फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट इन ए कंप्लीट और कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एन इंटरिम पीरियड. ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम तैयार करते हैं ना, ये इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट जिसे कहते हैं, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये दो तरह की होती है. ये दो तरह की होती है. एक तो होती है कंप्लीट और एक होती है कंडेंस्ड. कंप्लीट इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्ट और कंडेंस्ड इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्ट, ये दो तरह की होती है बॉस. इसके अंदर किसी आइटम को रिकॉग्नाइज और मेजर कैसे करना है, इन दोनों के अंदर आपको कैसे करना है, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 ने प्रिंसिपल्स बनाकर दे रखे हैं आपको. ये वाली बात बताई गई है इस क्वेश्चन, इस पैराग्राफ के अंदर. सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर जो आप बैलेंस शीट बनाएंगे, जो आप P&L बनाएंगे, जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, इनके फॉर्मेट दो तरह से हो सकते हैं. एक इन डिटेल और एक इन शॉर्ट. डिटेल वाले को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट. और शॉर्ट वाले को हम क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड. कंडेंस्ड मतलब बिचा हुआ, छोटा, इन शॉर्ट. ठीक है, ये जो IFR बनते हैं ना, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो होती है, ये दो तरह की होती है, कंप्लीट और एक शॉर्ट, कंडेंस्ड. ठीक है जी. और जनरली ये रिकमेंड की जाती है. ये रिकमेंड क्यों की जाती है?
क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 कहता है आपको मिनिमम इन्फॉर्मेशन दिखानी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 कहता है कि मिनिमम कंटेंट दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम कंटेंट। तो इसका मतलब कोई भी एंटरप्राइज कौन से के ऊपर जाना चाहेगा? शॉर्ट के ऊपर, कंडेंस्ड के ऊपर जाना चाहेगा। अगर आप डिटेल में देने लगे तो आपके कॉम्पिटिटर्स को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसलिए जनरली कौन सी ली जाती है? कंडेंस्ड। समझ आ गया इतना? ठीक है जी। अब देखो पढ़ते हैं अपन। हाँ, बात हो रही थी रिकॉग्नाइजेशन और मेजरमेंट की। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना, हिंदी में इसको कहते हैं मान्यता देना, कंसीडर करना। ठीक है? आप जैसे मान लो किसी को यूं कह दो कौन है तू, तो इसका मतलब आप उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे। मतलब जानते हो लेकिन भी आप उसे इग्नोर कर रहे हो, कौन है भाई तू, नहीं जानता तेरे को, तो यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग हिम। तो रिकॉग्नाइजेशन का मतलब है आप उसे कंसीडर कर रहे हैं, आप उसे वैलिडिटी दे रहे हैं कि हाँ ठीक है तू है। तो किसी आइटम को रिकॉग्नाइज करना है। और फिर मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया? उसे मेजर करना, मापना, उसको वैल्यू देना कि कितने की है ये। ठीक है? इन दोनों के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 में रूल्स बताए गए हैं। ठीक है जी। ले डाउन वर्ड यूज किया गया है यहां पर, ये देखो ले डाउन वर्ड यूज किया गया ना। ले डाउन का मतलब होता है टू इस्टेब्लिश, स्थापित करना, हिंदी में कहते हैं स्थापित करना। कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 ने रूल्स जो है वो इस्टेब्लिश किए हुए हैं, इस मामले के अंदर रूल्स बनाए हुए हैं कि आपको किसी कंटेंट को या किसी ट्रांजैक्शन, किसी आइटम को कितना कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कैसे पहचानना है आपने उसे, और फिर उसके बाद उसकी मेजरमेंट, उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करनी है। डन? आपको पता लग गया हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 का पर्पस क्या है? बताओ भाई। हाँ, स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है? अब ये इन्फॉर्मेशन इन डिटेल भी हो सकती है और कंडेंस्ड भी हो सकती है, लेकिन जनरली कौन सी जाती है? कंडेंस्ड जाती है। बात समझ आ गई आपको? ठीक है जी। चलो, पूरे साल को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, और स्टार्टिंग से लेकर एंड के बीच के पीरियड को इंटरिम पीरियड, लेकिन उसको टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे तो पीरियड्स। उन इंटरिम पीरियड्स की फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे बोलते हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ठीक है? और ये इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट कंप्लीट फॉर्म में भी हो सकती है और कंडेंस्ड फॉर्म में भी हो सकती है, इनके फॉर्मेट्स हैं। ठीक है? कंप्लीट के अंदर क्या होता है? कंप्लीट में तो फुल फ्लेज हो गया आपका, फुल फ्लेज एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे हमारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उस तरह के हो गए। और इसमें क्या होता है? इसके अंदर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स तो आएगी, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स तो आएगी, हेडिंग और सब हेडिंग्स तो आएगी, लेकिन आइटम्स जो है वो कंडेंस्ड फॉर्म में आएगी, कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर आएगी। ठीक है? डन? आगे बढ़ें। सुनिए, टाइमली एंड रिलायबल इंटरिम, टाइमली मतलब टाइम से, ठीक है? टाइम से और रिलायबल इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्रूव्स द एबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर्स, creditors, lenders and others to understand an enterprise's capacity to generate earnings and cash flows, its financial condition and liquidity। मेरे ख्याल से ये बात तो समझाने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपकी टाइम से, समय से जो आप IFR प्रेजेंट कर देंगे और जो रिलायबल होगी, उसका डाटा रिलायबल होगा, तो ये इन सब लोगों को आपके ऊपर भरोसा दिलाती है कि हाँ आप अच्छा कमाने जा रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, आपका कैश फ्लो भी अच्छा है। ठीक है जी? चलिए, अब बात यह आ रही है थोड़ी अलग सी। ए स्टेच्यूट गवर्निंग एन एंटरप्राइज और रेगुलेटर मे ऑल्सो रिक्वायर एन एंटरप्राइज टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट सर्टेन इंफॉर्मेशन एट एन इंटरिम डेट, एट एन इंटरिम डेट, पीरियड नहीं,
interim date which may be different in form and or content as required by this standard. ये थोड़ी सी अलग बात हो गई बिल्कुल ही. A statute governing an enterprise or a regulator. आपने नाबार्ड का नाम सुना है क्या? हाँ जी, मतलब ये आसान सा एग्जांपल है. नाबार्ड एक बैंक है जो किस में काम करता है? रूरल एरिया में डेवलपमेंट का काम करता है. ठीक है, नाबार्ड. आप इसे रेगुलेटर मान लो कि इसकी टर्म कंडीशंस हैं. ठीक है ना. कुछ गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो फूड की जो क्वालिटी है उसके ऊपर काम करते हैं. कॉरपोरेट के ऊपर यूँ एक रूल सा लगा के रखते हैं, भाई इसके ऊपर नहीं जाना, ये क्वालिटी होना चाहिए, इतने टाइम के अंदर आपका फूड जो है डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा आपको, है ना. तो वो लोग फूड की क्वालिटी पर कंट्रोल करते हैं. नाबार्ड बैंक जो है रूरल डेवलपमेंट एरिया पे काम करता है. तो एक तो ये होता है कि ऐसा कोई कानून जो एंटरप्राइज पर गवर्निंग करता है, और एक ऐसा कोई रेगुलेटर जो रिस्ट्रिक्शन लगा के रखता है कि भाई इसकी क्वालिटी इतनी होनी चाहिए. समझ में आ रही है बात? रेगुलेटर का मीनिंग समझ आ गया? रेगुलेटर का मतलब कोई भी ऑथेंटिक एजेंसीज जो आपके ऊपर कंट्रोल करती है, आपके ऊपर लिमिट लगाती है, आपकी क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल करती है, या आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर कंट्रोल करती है. और स्टेच्यूट क्या हो गया? कानून हो गया. ठीक है जी. ए स्टेच्यूट गवर्निंग एन एंटरप्राइज और ए रेगुलेटर मे ऑल्सो रिक्वायर. कहता है ये तो एंटरप्राइज की अपनी मर्जी है कि वो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रेजेंट करती है, ये तो उसकी अपनी मर्जी है. या फिर उन सब का सलाह मशवरा करके है कि भाई IFR दिया करो यार. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो उसके ऊपर कोई बॉडी काम कर रही है, जो रूल कर रही है उस एंटरप्राइज के ऊपर, या फिर कोई रेगुलेशन अथॉरिटी है जो कहती है कि आपको ये क्वालिटी इतनी मेंटेन करनी है, वो भी कह सकती है कि हमारे को ना उस तारीख को बीच में आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करके दिया करो. ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 वाली बात हो गई. ये कह रहा है कोई और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी आपको कह सकता है कि एक इंटरिम डेट, बीच में कोई डेट है, मान लो 30 जून आई, तो कहता है भाई IFR तैयार करके दो. और किस फॉर्म में तैयार करके दो? वो कहते हैं कि हम बताते हैं आपको, इस फॉर्म में तैयार करके दो. देखो इसकी अपनी फॉर्म्स हैं और उसकी अपनी फॉर्म हो सकती है. तो कह सकता है कि इस फॉर्म में तैयार करके दो, और ये दोनों डिफरेंट हो सकती है. अब कोई कह दे जी उस वाली इसमें ले लो ना. मेरी बात समझ आ रही है? ऑर्गेनाइजेशन है आपका, देखो ऑर्गेनाइजेशन है आपका ये, या ये एंटरप्राइज है, ठीक है. इसके ऊपर AS25 तो काम कर ही रहे, और उसके ऊपर कोई कौन कौन, एक तो स्टेच्यूट बोला हमने, राइट, और या फिर हाँ रेगुलेटर. ये दोनों भी IFR कह सकते हैं. और यहां तो IFR आप बनाते ही बनाते हैं, तो इसका फॉर्मेट और इसका फॉर्मेट क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है. ये इसके बारे में बात कर रहे हैं जी. कुछ एक ये खुद बना रहे हैं AS25 के हिसाब से, और एक बाहर से कोई रेगुलेशन अथॉरिटी है या फिर कोई स्टेच्यूट है, कोई कानून है, वो भी आपको कह रहा है कि ये भी बना के दिखाओ भाई. होल्ड कर दिया उन्हें, झोंपड़ी बनाने लगे सारे. ये दोनों की IFR जो है वो, इनका फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है, प्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है. तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है? ऐसी कंडीशन में आप क्या करने हैं? इन सच ए केस द रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल्स एज लेट डाउन इन दिस स्टैंडर्ड आर अप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द स्टेच्यूट और बाय द रेगुलेटर. कहता है अगर वो लोग भी आपसे कोई इंटरिम डेट को कोई IFR मांगते हैं, तो इसके अंदर जो मेजरमेंट, रिकॉग्नाइजेशन और मेजरमेंट के जो प्रिंसिपल है वो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जब तक क्या, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, वो लोग अपनी तरफ से कोई टर्म कंडीशन ना बताएं. तो
वो कहते हैं देखो फॉर्मेट ये रहेगा, टर्म कंडीशन ये रहेगी, तो ठीक है। अदरवाइज क्या है, वो कहते हैं भाई हमारे को तो एक पर्टिकुलर डेट पे है ना एक IFR दे दिया करो, तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 का फॉर्मेट उठाकर ये काम कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? ओके रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए लो जी, नेक्स्ट आ रहे हैं हम, डेफिनेशन ऑफ द टर्म यूज्ड अंडर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक तो है जी इंटरिम पीरियड इज ए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड शॉर्टर देन ए फुल फाइनेंशियल ईयर। देखो टेक्निकल लैंग्वेज में ये है, मैंने क्या समझाया था आपको, ये देखो ये बताया था, ये है फाइनेंशियल ईयर और ये कितने महीने का है, 12 महीने का, ठीक है। लेकिन इससे छोटा कोई भी, इससे छोटा कोई भी पीरियड, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरिम पीरियड। ओके, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या चीज है, मींस ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एन इंटरिम पीरियड। इस इंटरिम पीरियड के लिए जो तैयार की जाती है उसे हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट कहते हैं। ओके, ड्यूरिंग द, अब ये एक नोट है, यू मान लीजिए आप, स्पेशल नोट है ये स्पेशल नोट है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज its annual financial reporting may be shorter than a financial year. In such a case that shorter period is not considered as interim period. ये कब हो सकता है भाई, फर्स्ट ईयर में कैसे हो सकता है कम, ये देखो ये है 1 अप्रैल और ये है 31 मार्च, तो 12 महीने का टाइम हो गया। लेकिन किसी का फर्स्ट ईयर हो तो उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि जो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ये हो सकता है 10 महीने की बनती हो। कैसे, इनकॉर्पोरेट बाद में हुआ, 2 महीने बाद इनकॉर्पोरेट हुआ। किसी जो नया बिजनेस है और उसका फर्स्ट ईयर है तो स्टार्टिंग के 2 महीने बेचारे को इनकॉर्पोरेट होने में लगे, तो काम धंधा नहीं शुरू कर पाया, तो आपको 10 महीने के बाद ही फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने पड़े। लेकिन अब ये कह रहा है ना कि शॉर्टर देन फुल फाइनेंशियल ईयर, बोले भाई साहब मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, यूँ नहीं है कि जो फाइनेंशियल ईयर से 12 महीने से जो कम होगा वो सारा इंटरिम पीरियड कहलाएगा ना। अगर किसी का फर्स्ट ईयर है तो 10 महीने हो सकता है, 9 महीने हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, तो वो इंटरिम फाइनेंशियल पीरियड नहीं होगा। IFR बनाने के लिए जो पीरियड सिलेक्ट किए जाते हैं ना वो ही इंटरिम पीरियड है। क्लियर है ये चीज? चलो लो जी, अब इधर आ जाएंगे आप। अब मेरे को ऐसा लगता है ये पैराग्राफ आपके 1 मिनट में समझ आ जाएगा। एक बार 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट रीडिंग लो इसकी, फटाफट चुपचाप बिल्कुल। गॉट इट? समझ आ गया ना सर? देखो यही खासियत है जब हम कंटेंट को ओरिजिनल फॉर्म में पढ़ते हैं, तो मैं बीच बीच में आपको याद दिलाता रहूँगा कि हमें हमारे ओरिजिनल कंटेंट जो है वो पढ़ने हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना ही है। और इसका जो सबसे बेस्ट और वर्स्ट एग्जांपल है GST जब आया। पहली बात, GST जिन लोगों ने बनाया इसका मतलब वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे थे और CA तो थे ही।
फिर बनने के बाद कई महीनों तक किसी को समझ नहीं आया, वो लोग थे जो सिंप्लीफाइड नोट से पढ़े हुए थे, यानी जिन्होंने अपने दम पे सीए की थी, अपने दम पे जो कंटेंट ऐसे ओरिजिनल फॉर्म में पढ़े हुए थे, उनको सबसे पहले समझ आया। तो लोग उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, भाई साहब हमारे को भी समझा दो, हमारे को भी समझा दो, हमारे यहाँ सेमिनार कर दो। इसका मतलब सेकंड लेवल पे वो लोग थे। और थर्ड लेवल पे कौन से थे? जो ये शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं इसके। ठीक है, तो ओरिजिनल कंटेंट पढ़ने बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप को उसी कैटेगरी में लेके आना है कि मुझे ओरिजिनल कंटेंट पढ़ने हैं। हाँ, कह दो यार एक बार सीए कर लूँ यार, यही होनी मुश्किल हो रही है। क्योंकि जब भी कुछ भी नया आएगा ना, तो लीडर वो होगा जो उस ओरिजिनल कंटेंट को एज इट इज़ पढ़ने की काबिलियत रखेगा, कुछ भी नया कंटेंट आता ही। ठीक है, वहाँ टीचर कहाँ होता है? कोई भी नई चीज़ बनती है तो आपको खुद ही देखना पड़ता है। अब तो टीचर के पास भाग जाते हो 1 मिनट के अंदर, वहाँ टीचर के पास भागोगे, शर्म नहीं आएगी कि 20 साल हो गए सीए बने हुए और कोई नई चीज़ आती है टीचर के पास भाग रहे हो, भाई साहब बता दो, या तो अपने सीनियर के पास भाग रहे हो। तो वो सीनियर तुम नहीं हो सकते क्या? काबिलियत के दम पे सीनियर होता है, कोई उम्र के दम पे थोड़ी होता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप इस कैटेगरी के अंदर आए कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ें। हाँ, AS20 है हमारा, ठीक, अर्निंग पर शेयर, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो उसमें कोई खास बात नहीं है। अब इसके अंदर क्या है, एग्जाम्पल के नाम पर 4 या 5 क्वेश्चंस अगर हम करेंगे तो चैप्टर पूरा हो जाता है और आधे घंटे का काम है। लेकिन इसके अंदर जो गहराई है ना, वो समझनी ज़रूरी है। तो कोशिश करना कि अपने आप को उस कैटेगरी में डालना है कि हमें ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना है। हाँ, तुम्हारी वाट ही लगी पड़ी हो कि सर बाद में पढ़ लूँगा सीए करने के बाद, जितना कहोगे, अभी तो सर प्लीज़, तो फिर वो नोट्स और ये क्वेश्चंस पढ़ लें। ठीक है, चलो। हाँ जी, देखिए, कंटेंट ऑफ एन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट कहता है भाई इंटरिम आईएफआर के कंटेंट क्या क्या है? कंटेंट्स, ए कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली इंक्लूड्स बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू अकाउंटिंग पॉलिसीज। अच्छा, क्या नोट्स जो किससे रिलेटेड हैं? अकाउंटिंग पॉलिसीज से रिलेटेड है। अकाउंटिंग पॉलिसीज, कोई एग्जांपल याद दिलाओ अकाउंटिंग पॉलिसीज का, कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, डेप्रीशिएशन लगाने का या इन्वेंट्री वैल्यूएशन का? सबसे बढ़िया एग्जांपल है ये। ठीक है, तो एक होता है अकाउंटिंग पॉलिसी और एक होता है अकाउंटिंग एस्टीमेट। अकाउंटिंग एस्टीमेट का कोई एग्जांपल बताओ। प्रोविजन क्रिएट करना। अच्छा, और स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, तो ये कहते हैं जो जिन नोट्स के अंदर अकाउंटिंग पॉलिसीज लिखी होती है एंड अदर स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेनेटरी मटेरियल दैट आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसी बात की आपको एक्सप्लेनेशन देना हो कि हमने ये वाला मेथड क्यों अप्लाई किया है, पहले हम ये लगाते थे अब ये लगा रहे हैं, कुछ चेंज होता हो तो उसकी एक्सप्लेनेशन टाइप में। द बेनिफिट ऑफ टाइमलीनेस, ये टाइमलीनेस क्या होता है? एक तो टाइमली होता है, टाइमलीनेस होता है। वैसे तो एक ही जैसे होते हैं। टाइमली होता है टाइम से, समय से, और टाइमलीनेस होती है समयबद्धता, समय में बंध के। तो बात तो एक ही है, लेकिन ये यूं समझ लो कि भाई बहुत सारी चीज़ों के लिए कंटिन्यूटी में आ गया ना। हाँ जी, हाँ टाइम, हाँ समयबद्धता मतलब बाउंडेशन उसके अंदर, और फिर एक के बाद एक 3 महीने पूरे हुए ये लो आईएफआर, 3 महीने पूरे हुए ये लो आईएफआर, इस तरह से कंटिन्यूटी के अंदर। दोनों का मीनिंग सेम ही है, खैर समय से या समयबद्धता, टाइम की बाउंड्री में या टाइम से ही दे दिया। ठीक है, of presentation may be partially offset by a reduction in detail in information in the information provided। कहता है partially offset का मतलब क्या हुआ? by reduction in detail in information provided, कंडेंस्ड फॉर्म हो गई। ठीक है ना, टाइम से अगर आप समयबद्धता में टाइम की बाउंड्री के अंदर दे देते हैं तो ये क्या है? पार्शली ऑफसेट का मतलब ये हो गया कि बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा सकते हम लोग, और इन रिडक्शन इन डिटेल इन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। देयरफॉर दिस स्टैंडर्ड रिक्वायर्स प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट containing as a minimum a set of condensed financial statement. Accordingly it focuses on new activities। देखो जरा ध्यान देना, it focuses on new activities, events and circumstances and does not duplicate information previously reported। सुनो ध्यान से, क्या चीज़ है ये देखो, ये यूं है, ये है हमारी 1 अप्रैल, ये है हमारी 31 मार्च, और इसके अंदर 1 2 3 4 क्वार्टर बना दिया हमने। तो यहाँ हमने एक आईएफआर बनाई और यहाँ हमने आईएफआर बनाई, तो जो इंफॉर्मेशन यहाँ होती है ना,
जो इंफॉर्मेशन यहां होती है वो यहां पर डू नॉट रिपीट, वो यहां नहीं होती, और जो यहां होती है, यहां होती है वो यहां नहीं होती, यहां होती है वो यहां नहीं होती। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, इस लाइन का मीनिंग समझ आ गया होगा। पहले किसको नहीं आया था जब सेल्फ स्टडी के लिए दिया था मैंने अभी, कि पता नहीं ये बात क्या बोल रखी है? सबको समझ आ गया था? जो पहले बात बता रखी है वो रिपीट नहीं होती, उसकी डुप्लीकेसी नहीं होती। लो जी। हाँ जी, आगे देखिए। एस 25 डज नॉट प्रोहिबिट और डिस्करेज एन एंटरप्राइज फ्रॉम प्रेजेंटिंग ए कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कंप्लीट भी दे सकते हो, ये मना नहीं करता उस चीज़ को लेकर, कहता आप डिटेल में बताना चाहते हो बताओ, आपको ही नुकसान है, हमें क्या है इस चीज़ के अंदर। लीजिए, the recognition and measurement principles set out in the standard apply also the complete financial statement for an interim period, and such statement would include all disclosures required by the standard as well those required by other accounting standards। ठीक है, कहते हैं जैसे बाकियों में आप सारा डिस्क्लोजर देते हैं, इस तरह से इसमें भी डिस्क्लोजर बताए गए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप डिटेल में डिस्क्लोज करें। ए मिनिमम कंपोनेंट्स ऑफ एन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इंक्लूड कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात आ गई है सारी की सारी। चलो ठीक है, ये भी डन है, इसमें भी दिक्कत नहीं है आपको। कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, जैसे कोई एसेट्स या लाइबिलिटीज़ है जो हमने फर्स्ट आईएफआर में शो करी थी, लाइबिलिटीज़ तो सेम ही रहेंगी ना, फिर वो शो नहीं होगी? हाँ, वो हम अभी आएंगे ना आगे, उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, एसेट्स लाइबिलिटी सेम रहेगी, वो हमारी ना इसके अंदर कंडीशंस हैं कि ये आपको क्यूमुलेटिव बनाना है और ये इंडिपेंडेंट बनाना है, वो आ जाएगी बात अभी। ठीक है, हाँ जी देखिए, interim financial reports may contain complete or condensed financial if company opted for a complete set of it will like annual set। हाँ देखो, ये कहते हैं कि अगर ये complete होगा तो वैसे ही होगा जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड इंक्लूड द लिमिटेड इन्फॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय दिस स्टैंडर्ड। तो ठीक है, ये बात भी होगी, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं शुरू में पढ़ा रहा था तो आपको लग रहा होगा यार ऐसे तो कितने महीनों तक करवा देंगे ये, लेकिन जो मैंने उसके अंदर बातें बताई है वही बातें घूम घूम कर थोड़ी थोड़ी सी ऐड होकर आती जाएगी आपकी। लो जी, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर्मेट क्या रहेगा और उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें शो करनी है। फॉर्मेट क्या रहेगा और कंटेंट्स क्या रहेंगे। इफ एन एंटरप्राइज प्रिपेयर एंड प्रेजेंट्स ए कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट शुड कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट्स एज एप्लीकेबल टू द एनुअल। वही सेम बात आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इफ एन एंटरप्राइज प्रिपेयर एंड प्रेजेंट्स ए सेट ऑफ कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन इट्स इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, दोज कंडेंस्ड स्टेटमेंट शुड इंक्लूड एट मिनिमम ईच ऑफ द हेडिंग्स, सब हेडिंग्स that were included in the its most recent annual financial statements। जरा ध्यान देंगे इस बात के ऊपर। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो कंडेंस्ड बनाएंगे ना, कंडेंस्ड, ये देखिए आप, ये है 1 अप्रैल, ये है 31 मार्च, ये है 1 अप्रैल और ये है 31 मार्च। ये है करंट ईयर और ये है प्रीवियस ईयर, राइट। और यहाँ आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे, यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने यहाँ हेडिंग्स भी डाली थी और सब हेडिंग्स भी डाली थी। और क्या किया था आपने, हर आइटम को, हेलो, हर आइटम को किस में किया था, डिटेल में। हर आइटम को किस में लिया था, डिटेल के अंदर। अब मान लीजिए आपने 30 जून को
इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट जो तैयार की है वो कंडेंस्ड फॉर्म में तैयार की है ना। इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं वो आपने कंडेंस्ड फॉर्म में बनाए हैं, तो आपने हेडिंग यही लेनी है सेम, सब हेडिंग्स भी वही लेनी है, लेकिन ये आइटम किस में लेनी है, कंडेंस्ड फॉर्म में, ये शॉर्ट फॉर्म में। उक्त पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है। हाँ जी, सुनिए ध्यान से। यहां से पढ़ रहे थे हम कि अगर कंडेंस्ड फॉर्म है तो हेडिंग और सब हेडिंग दैट वर इंक्लूडेड इन इट्स मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स एज रिक्वायर्ड बाय दिस स्टेटमेंट्स, एडिशनल लाइन आइटम्स, जरा ध्यान देना, इसके अलावा सुनो ध्यान से, इसको हाईलाइट कर लेंगे आप, एडिशनल लाइन आइटम्स और नोट्स शुड बी इंक्लूडेड इफ, कहता है एडिशनल लाइन आइटम्स और नोट्स, या तो आइटम लाइन वाइज आ जाएंगी या हम उसके लिए कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट लिख देंगे, इफ देयर ओमिशन वुड मेक द कंडेंस्ड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग। ठीक है, हेडिंग आ जाएगी, सब हेडिंग्स आ जाएंगी, आइटम्स शॉर्ट में आएगी या सेलेक्टिव आएगी, लेकिन अगर आपको कुछ लगता है कि इनको छोड़ने से कुछ मिसलीडिंग हो सकती है तो आप एडिशनल लाइन के रूप में डाल सकते हैं या नोट्स के रूप में डाल सकते हैं। ठीक है जी। इफ एन एंटरप्राइज प्रेजेंट बेसिक, ओहो, ये जो पैराग्राफ है ये आ गया आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 है आपका ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। ठीक है, देखो ऐसा है, सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर एक दूसरे का जिक्र आएगा। ये हो सकता है कि कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पहले कर लें, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप बाद में कर लें, लेकिन आपकी एक ड्यूटी बनेगी, ये ध्यान रखना, मैं आज दे रहा हूँ ये ड्यूटी। किसी, मान लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के अंदर, मान लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 का कोई जिक्र है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 में 20 का कोई जिक्र है, तो एक बार उसको इंडिविजुअली पढ़ते वक्त सीरियसली नहीं लेना है, लेकिन आपको नोट करके रखना है कि जब ये एएस हो जाएगा ना, सिलेबस के एंड तक तो सारे ही हो जाने हैं आपके, तो उसके बाद में इस बात को दोबारा पढ़ूंगा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना एग्जामिनर की प्रायोरिटी रहती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मिक्स्ड होते हैं ना, आपस में एक दूसरे के अंदर फंसे होते हैं, उनको मिक्स करके एग्जाम में दे वो क्वेश्चन। तो आप बताओ जी, देखो जी AS10 तो यूँ कहता है, AS28 ये कहता है, इसके हिसाब से ये, इसके हिसाब से वो, ऐसे यूँ होना चाहिए, लेकिन ये करेंगे हम, एकदम से आंसर चेंज हो जाता है। कानून तो यही है ना, आप सोचते हैं हाँ हाँ ये होगा, हाँ ये होगा, हाँ ये होगा, बोले ऐसा करना नहीं है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना। लेकिन इसके अंदर तो क्या है, सीधा सीधा सा मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। भाई सीधी सीधी सी बात है, नेट प्रॉफिट में से सबको देने के बाद जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा वो 1 लाख रुपए बचा। ठीक है ना, आपने प्रोविजन भी माइनस कर दिया, टैक्स भी माइनस कर दिया, रिजर्व भी माइनस कर दिया, प्रीफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड भी दे दिया, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए 1 लाख बचा और 10,000 इक्विटी शेयर हो गए। तो एक इक्विटी शेयर पर अर्निंग कितने की हो गई, 10 रुपए की। इसको हम क्या बोलते हैं, ईपीएस, ईपीएस अर्निंग पर शेयर। लेकिन कई बार हमारे यहाँ कुछ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स रखे होते हैं ना, तो देखो जरा,
मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ इसको, हालांकि यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगा, ये कंसेप्ट करने के बाद ही समझ आता है। इफ़ एन एंटरप्राइज प्रेजेंट्स बेसिक एंड डिल्यूटेड, एक होता है BEPS बेसिक अर्निंग पर शेयर, और एक होता है DEPS डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर इन इट्स एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद AS20, देन इट हैज़ टू प्रेजेंट बेसिक and diluted earning per share as per AS20 on the face of statement P&L complete or consistent for an interim period also। भाई बड़ी सिंपल सी बात होती है, BEPS का मतलब बेसिक अर्निंग पर शेयर 1 लाख, और आपके पास इक्विटी शेयर कितने हैं, 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, तो एक इक्विटी शेयर हमारे से कितना कमा रहा है, 10। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक अर्निंग पर शेयर। सब कुछ करके इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो प्रॉफिट बचा वो 1 लाख है। इसको शॉर्ट में समझ लेना, नहीं समझ आए तो AS20 को देखकर और उसके बाद ये समझ आ जाएगा, ठीक है। एक होता है DEPS डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या होता है, आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए 1 लाख बचा सब कुछ देने के बाद, प्रोविजन माइनस कर दिया, टैक्स माइनस कर दिया, रिजर्व माइनस कर दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया, सब कुछ माइनस करने के बाद आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए 1 लाख बचे। 10,000 इक्विटी शेयर्स तो आपके पास ऑलरेडी हैं, और 2,000 ऐसे इक्विटी शेयर्स और हो जाएंगे जो आज के दिन डिबेंचर के रूप में बैठे हैं, है ना, डिबेंचर होल्डर है, आज के दिन कंबल ओढ़ कर बैठे हैं डिबेंचर होल्डर के रूप में, लेकिन जैसे ही 6 महीने बाद कंबल उतारेंगे उसके अंदर से कौन निकलेगा, इक्विटी शेयर। इसे बोलते हैं हम कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो उन्हें हम पता है क्या बोलते हैं, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, कि उनके अंदर पोटेंशियल है, जैसे ही कंबल हटा देंगे ना वो तो शेयर्स बन जाएंगे। तो उनको और जब हम ऐड कर देते हैं, मान लो 2000 है, तो ये कहलाता है डाइल्यूटेड। डाइल्यूट हो गया ना। अब बताओ अमाउंट बोलो कितनी आएगी, 1 लाख को 12,000 से डिवाइड करो, 8.33। ये देखो फैला दिया, है ना। पहले एक बंदे को कितना मिलता था, 10। अब देखो ये 10,000 शेयर पे था, ये कितने पर था, 12,000 पे। तो डिल्यूट पता है क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने इसको फैला दिया। अब हमने 12,000 शेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। इतने में बात समझ आ गई हो तो ठीक है, नहीं आई हो तो कोई दिक्कत नहीं है। AS20 में ये पूरा करने के बाद हमें अच्छे से समझ आ जाता है, ठीक है जी। क्लियर है, आगे बढ़े। ये मैंने, अगर आपका हो गया तो ये रिवीजन करवा दी मैंने, नहीं हुआ है तो फिर आप AS20 करेंगे तो ये समझ आ जाएगा। डन, चलिए हाँ जी आगे देखिए। मुझे ना आपके जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वहाँ से भी थोड़ा सा मटेरियल आपको शो करना पड़ेगा। आपका स्टडी मटेरियल ढंग से इस बात को बता नहीं रहा। हाँ जी सुनिए एक बार ज़रा। इन्होंने ये बता दिया कि इंटरिम पीरियड में इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के 2 फॉर्मेट होते हैं, एक कंप्लीट और एक कंडेंस्ड। और उसके अंदर क्या क्या आता है आपका, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स। ये कह रहा है सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। आपको सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी इसके साथ शो करने होते हैं, और वो किन किन चीज़ों पर है ये पॉइंट्स आपको बताए हुए हैं। हम एक बार इनको इग्नोर कर रहे हैं बॉस, हम एक बार इनको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। हम थोड़ा सा रुक के डिस्कस करेंगे इनके ऊपर। हम हेडिंग पढ़ रहे हैं पीरियड्स फॉर विच इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड। कहता है जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है वो कौन कौन से पीरियड की प्रेजेंट की जानी चाहिए। इंटरिम रिपोर्ट शुड इंक्लूड इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेदर कंडेंस्ड और कंप्लीट फॉर द पीरियड लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। कहता है बैलेंस शीट आपको पता है कैसे दिखानी चाहिए, करंट पीरियड की तो दिखानी चाहिए एंड ऑफ करंट इंटरिम पीरियड, और साथ में कंपैरिजन में दिखाना चाहिए एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सुनो ध्यान से, कह रहा है जी कि आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दिखा सकते हो, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और नोट्स दिखाने हैं। कौन से पीरियड का दिखाना है
ये सुनो आप, हम ये कह सकते हैं कि पीरियड्स ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, और ज़रा ध्यान देना, ये है मान लीजिए 31 मार्च 24 और स्टार्ट कब हुआ था 1 अप्रैल 23 को। ये है 1 अप्रैल 24 और ख़त्म कब हुआ है 31 मार्च 25। यहाँ आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे लास्ट टाइम, राइट? और कौन से बनाए थे? एनुअल। ये है बॉस करंट ईयर और ये है प्रीवियस ईयर, और नेक्स्ट टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ बनाएंगे, राइट? एनुअल। होमवर्क आज का मेजर यही रहेगा, आपको इस पूरे ये जो है ना, ये जो मटेरियल है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, इसको अपनी नसों में बसा लेना है, खून की तरह निकलना नहीं चाहिए। और जब सीए बन जाओ ना, और जब तब आप पढ़ो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, तब वो निकलना चाहिए। निकलना क्या, वो मल्टीपल होना चाहिए बल्कि, ठीक है, जहन में माइंड में बैठना चाहिए। फिर वो सुनो, ये कह रहा है आपको बैलेंस शीट बनानी चाहिए एंड ऑफ करंट इंटरिम पीरियड। मान लीजिए आपने 30 जून एक पीरियड लिया, ये आपका फर्स्ट क्वार्टर हो गया, राइट? तो आपको यहां से लेकर यहां तक की बैलेंस शीट बनानी है। आज के दिन जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो आपने शो करनी है, राइट? आज के दिन जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो आपने शो करनी है, और साथ में आपने एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और आपको आपने जो यहां बनाई थी ना बैलेंस शीट, ये आपको इसके कंपैरिजन में दिखानी है। समझ आया कुछ? जब आप यहां की बैलेंस शीट को शो करें तो इस बैलेंस शीट में ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट कब की है, थोड़ा ठीक से कर दूं, कौन से पैसे लग रहे हैं यहां की जब आईएफआर बना रहे हैं आप, तो यहां पर आपकी दो बैलेंस शीट बननी चाहिए, एक तो करंट ईयर की और एक प्रीवियस ईयर की। करंट ईयर की बननी चाहिए एज एट 30 जून 2024 और प्रीवियस ईयर की 31 मार्च 2024। एसेट्स और लायबिलिटीज। जब आप बैलेंस शीट बनाएं तो कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अब समझ आया? ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो कहीं बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल नहीं रहा, इसीलिए ये थ्योरेटिकल पार्ट इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना? तो इसलिए मैं दोनों पे थोड़ी, हाँ, मेरी कोशिश रहेगी कि तुम बहुत ज़्यादा बोर भी ना हो इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा यूँ भी नहीं है कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करते रहो, वो फिर ख़त्म ही हो जाएगा, तुम्हारा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा प्रैक्टिकल करवाते भाई। अच्छा यही है क्या, कर देंगे इनमें से आना है? अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर इनमें से आते हैं क्वेश्चंस, ये एक तसल्ली की बात है। उससे ऊपर तुम देखो दम कितना लगाना है आपको, ठीक है? सुनिए, ये समझ आ गया आपको? क्या आप वर्डिंग को जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि बैलेंस शीट करंट इंटरिम पीरियड के एंड की और एक पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुरंत वाली, लास्ट। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाना है आपको करंट इंटरिम पीरियड एंड क्यूमुलेटिव फॉर द ईयर टू डेट। समझ पा रहे हो? सुनो, ये बात किसकी हो रही है? ये किसकी बात हो रही है? बैलेंस शीट की। पी एंड एल के बारे में देखो, पी एंड एल कैसे बनाना होता है? पी एंड एल बनाना होता है कुछ इस तरह से। आप मेरी रफ नोटबुक की अहमियत समझ पा रहे हो क्या? आज जब आप स्टैंडर्ड को रिवाइज करेंगे, रफ नोटबुक आपके सबसे नज़दीक होनी चाहिए। फेयर गई बाढ़ में, फेयर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होती है। अच्छा फेयर नोट्स साफ साफ है ना, वी आर नॉट रबिंग इट ना, ठीक है? लो जी, जिसमें फ्लूट लगा के मिटाते हो तुम। मैंने कौन कौन से साल लिए थे? 24, 25, 31 मार्च 24 और 31 मार्च 25।
1 अप्रैल 24, ऐसे ही था ना, लो जी, और ये 1 अप्रैल 23। भाई साहब हम है ना क्वार्टरली बना रहे हैं। अच्छा, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ बनाए होंगे लास्ट ईयर, ठीक है जी। आप है ना फर्स्ट क्वार्टर को यानी 30 जून, ये इंटरिम पीरियड है आपका, और यहां पर आप पी एंड एल बनाना चाहते हैं, यहां पर आप पी एंड एल बनाना चाहते हैं जी, पी एंड एल स्टेटमेंट जिसे कहते हैं आप। करंट इंटरिम पीरियड, एक बार इतना पढ़ो, करंट इंटरिम पीरियड और कंपेरेबल इंटरिम पीरियड, पढ़ लिया? कंपेरेबल इंटरिम पीरियड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, थोड़ा सा तोड़ के पढ़ना है। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनना चाहिए करंट इंटरिम पीरियड का, और उसके कंपैरिजन में शो करना है कंपेरेबल इंटरिम पीरियड ऑफ, हाँ, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। कहां चलूं? यहां, यहां, हेलो, एक मिनट रुको, लैंग्वेज देखो जस्टिफाई हो रही है कि नहीं हो रही। ये है करंट ईयर और ये है प्रीवियस ईयर, तो यहां तो बनेगा 30 जून यस 24, और यहां बनेगा 30 जून 23। गॉट इट? ये देखो, ये हो गया। बताओ ये लाइन जस्टिफाई हो गई क्या? करंट इंटरिम पीरियड का और उसके कंपैरिजन में आपको बताना है इंटरिम पीरियड जो पिछले साल वाला है, एंड क्यूमुलेटिव फॉर द ईयर टू डेट एंड ईयर टू डेट ऑफ इमीडिएटिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये क्या चीज है? सुनो, अब ये पता है क्या है? अब तुम नेक्स्ट टाइम कब बनाओगे? 30 जून के बाद कब बनाओगे? कब बनाओगे? 30 सितंबर को। 30 सितंबर को फिर बनाओगे आप, और 30, सुनो ध्यान से, एक मिनट, आप लोग लिखना मत, सुनो। 30 सितंबर को जब आप बनाओगे ना, ये देखो, ये नीचे जाओगे आप 30 सितंबर को यहाँ, तो यहाँ जब आप पी एंड एल स्टेटमेंट बनाओगे, पी एंड एल स्टेटमेंट बनाओगे, तो ये देखो, क्यूमुलेटिव का मतलब पता है क्या होता है? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है यहाँ आप बनाओगे 9 मंथ्स का। क्यूमुलेटिव का मतलब, सॉरी 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 3 + 3 6 मंथ्स का। क्यूमुलेटिव का मतलब ये होता है। ठीक है जी, समझ में आ गया इतना? अब देखो ये क्या कह रहा है बंदा, करंट इंटरिम पीरियड का बनाना है और क्यूमुलेटिव बनाना है करंट ईयर का। इसका मतलब क्या हुआ? देखो जरा, ये है करंट ईयर और ये है प्रीवियस ईयर। करंट ईयर के कितने पार्ट बनेंगे? 2। कब से कब तक? करंट ईयर क्या है? 24 लिख दूं यहां, और ये है 20, सॉरी, ये है 25 और ये है 24 प्रीवियस ईयर। यहां करंट का लिखना आपने, यानी 30 और 30 सितंबर का, यहां 3 मंथ्स का और यहां 6 मंथ्स का, और भाई साहब ऐसे ही आपको यहां कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का, और 30th 9 कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का। बताओ कंपेयर हुआ या नहीं हुआ? इससे इसका कंपैरिजन हो गया और इससे इसका कंपैरिजन हो गया। एक मिनट देखो जरा, लैंग्वेज जस्टिफाई हो रही है या नहीं हो रही? करंट इंटरिम पीरियड, कंपेरेबल इंटरिम पीरियड, एंड क्यूमुलेटिव फॉर द ईयर टू डेट एंड ईयर टू डेट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ईयर टू डेट का मतलब क्या है?
ईयर टू डेट का मतलब है बॉस, ये ईयर हो गया और ये टू डेट हो गई, और फिर यहां पर ये ईयर हो गया और फिर ये डेट हो गई। ईयर टू डेट मतलब जब लास्ट ईयर साल शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक। आज तक का मतलब क्या हो सकता है? 31 मार्च हो सकता है, 30 सितंबर हो सकता है, और क्या हो सकता है? 31 दिसंबर हो सकता है, और 31 मार्च हो सकता है। ईयर टू डेट का मतलब जब से साल स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू टिल डेट नाउ। गॉट इट? समझ रहे हो भाई? ये कब से कब तक का हो गया? 1/7 से 30/9, राइट? और 1/7 से 30/9, और ये आपका हो गया 1 अप्रैल से 30 सितंबर, और ये हो गया 1 अप्रैल से 30 सितंबर, राइट? ऐसा ही ना? ठीक है, देख लो एक बार दोबारा से। करंट इंटरिम पीरियड एंड क्यूमुलेटिव फॉर द ईयर टू डेट, कंपेरेबल इंटरिम पीरियड एंड ईयर टू डेट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी, लिखना नहीं है अभी, समझ आ गया इतना एक बार? ठीक है। ये आपका ओरिजिनल कंटेंट है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका ओरिजिनल कंटेंट। ये बातें आपकी पीरियड फॉर विच इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड, ये पैरा नंबर 18 में बताया गया है। आप देख पा रहे हैं इसमें पैरा वाइज दिया हुआ है सब कुछ। ये पैरा नंबर 17 है, ठीक है ना? ये देखो, इससे ऊपर पैरा नंबर ये 16 मिलेगा आपका, जिसमें एक्सप्लेनेटरी नोट्स थे आपके। ये देखो, ये सारी बातें पैरा नंबर 16 के अंदर है। कोई बात नहीं, इसको पढ़ के देखो एक बार। देखो, कहता है क्या करना चाहिए? बैलेंस शीट ऑफ द एंड ऑफ करंट इंटरिम पीरियड एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑफ द एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग, स्टेटमेंट ऑफ P&L, करंट इंटरिम पीरियड एंड क्यूमुलेटिव फॉर द करंट फाइनेंशियल टू डेट विद कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द कंपैरेटिव इंटरिम पीरियड्स करंट एंड ईयर टू डेट ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सेम बात लिखी हुई है। चलो, इसके बारे में ये देखें। यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा और डिटेल के अंदर हम बात करते हैं। दिस इलस्ट्रेशन, ये इलस्ट्रेशन ऑफ पीरियड्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड, दिस इलस्ट्रेशन विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कहता है ये हम वैसे ही बता रहे हैं अपनी तरफ से। इलस्ट्रेट एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल इन पैराग्राफ 18 एंड 19, ये सारी बातें कहाँ के? ये पैरा 18 और 19 के अंदर। इट्स पर्पज इज टू इलस्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 टू असिस्ट इन कैरिंग इट्स मीनिंग। लो जी, ये कहते हैं एंटरप्राइज प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट हाफ ईयरली, कहता है कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो हाफ ईयरली अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। एन एंटरप्राइज हुज फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 मार्च प्रेजेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंडेंस्ड और कंप्लीट फॉर फॉलोइंग पीरियड्स इन इट्स हाफ ईयरली इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑन 30 सितंबर X1। लो जी, ये कह रहा है अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है तो एक तो आपको कब बनानी है? 30 सितंबर 2001 और एक 31 मार्च 2001। ये ज़रा ध्यान दो, ये कह रहे हैं कि इट्स हाफ ईयरली इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट एज ऑफ 30 सितंबर 2000 X1। अगर मैं इसे पूरा साल मान लूँ, ये है 30 सितंबर 2001 और ये है 30 सितंबर 2000, ऐसा ही रहेगा। और इससे लास्ट टाइम अकाउंट्स कब बने थे बॉस? 31 मार्च X1, ठीक है जी। तो आपको बैलेंस शीट कब की दिखानी है? एक तो करंट की दिखानी है और इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर की दिखानी है। क्लियर है ये चीज़? कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ये एग्जांपल मैं आपके ना बुकलेट के अंदर डाल दूंगा, ठीक है? तो उससे आपको ये थोड़ा बार बार ये डायग्राम वगैरह बना के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मुझे लगता है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं कुछ भी घुमा कर पूछ सकता है, और आपकी स्टडी में इतना डिटेल के अंदर ये चीज़ नहीं है, ठीक है जी। सेकेंड वन, स्टेटमेंट ऑफ P&L कब? 6 मंथ एंडिंग 30 सितंबर X1 और 30 सितंबर X0, यानी जो यहाँ का है वो यहाँ का और यहाँ का, इन दो पीरियड का होना चाहिए, ठीक है जी। चलो, ये दो बातें हैं हमारे सामने। आगे देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट 30 सितंबर X1 और X0।
खड़े करके बैठ जाओ, लास्ट में खड़े हो जाओ शाबाश जाके। वो फ़ोन वाला मैटर ऑन है क्या देखो एक बार, फ़ोन दिखा दो, पासवर्ड खोल के और दिखाओ ऑन है क्या, क्या खोल रखा है वो दिखाओ। ऑन है, ले जाओ बस। तीनों अलग अलग खड़े हो जाओ पीछे जाके। अब सुनिए आगे, आप अपने मटेरियल में देखिए एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है। क्यूमुलेटिवली फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट और कंपेरेबल ईयर टू डेट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। देखो ये भी जस्टिफाई हो गया क्या? अगर आपका इंटरिम फाइनेंशियल पीरियड 30 सितंबर 2001 है तो क्या ये जस्टिफाई हो रहा है? बिल्कुल ओके। अब देखिए, अब बात आ रही है किसकी? ये केस 1 लिया था हमने, यूं मान के चले आप, ये हमने केस 1, यहां लो आप केस 2, यहां लो आप केस 2। एंटरप्राइज प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्वार्टरली, ऊपर वाला क्या बना रहा था? हाफ ईयरली, और अब ये क्या बना रहा है? क्वार्टरली। An enterprise whose financial year end on 31st March presents financial statements for the following periods in interim financial report for second quarter, वहां कौन से क्वार्टर का था? हाफ ईयरली बना रहा है तो 2 ही बनेंगे, लेकिन क्वार्टर वाइज बनाएंगे तो 4 बनेंगे, और ये सेकंड क्वार्टर का बना रहा है तो अब इसमें क्यूमुलेटिव वाली बात और आपको क्लियर हो जाएगी। और 30 सितंबर 2001 देखो जरा, ये देखो बैलेंस शीट कब की बनानी है? 30 सितंबर 1 और इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। बैलेंस शीट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, इतना ही है, एक बार पढ़ लो जरा। एंड ऑफ करंट इंटरिम पीरियड, एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग। P&L के अंदर 2 था, करंट का भी लेना है और क्यूमुलेटिव भी लेना है। तो इसका मतलब ये हो गया, देखो 3 मंथ्स एंडिंग ऑन 30 सितंबर, ये हो गया करंट, ये करंट क्वार्टर हो गया, और ये कौन सा हो गया? क्यूमुलेटिव। बताओ हेलो, ठीक है? जैसा मैंने डायग्राम बनाया था उस हिसाब से चल रहा है सारा। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए ईयर टू डेट आपका क्या है? क्यूमुलेटिव। तो ठीक है, ये क्यूमुलेटिव बन गया आपका 30 सितंबर और 30 सितंबर तक का। कंपैरिजन में कुछ नहीं बनाना आपने, क्यूमुलेटिव बनाना है। समझ आ रही है बात? बैलेंस शीट को लेकर क्या है बताओ? बैलेंस शीट को लेकर क्या है? और प्रीसीडिंग ईयर का, करंट क्वार्टर का और प्रीसीडिंग, इमीडिएट प्रीसीडिंग कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का। अच्छा, P&L में कितने कंपैरिजन देने हैं? 2, एक तो करंट का और एक क्यूमुलेटिव, ठीक है? करंट और प्रीवियस दोनों का मिला के। कैश फ्लो का कितना देना है? 1, क्यूमुलेटिव, ईयर टू डेट, ईयर टू डेट। क्लियर है बात? चलो ठीक है। एक बात और थी इसके अंदर, एंटरप्राइज हुज बिजनेस, ये ना एक अलग तरह का केस है जो आपके एसएम में ठीक से बता नहीं रखा, ठीक है? लेकिन क्वेश्चंस के अंदर घूम फिर के इसकी बातें आ ही जाएगी। एंटरप्राइज हुज बिजनेस इज हाईली सीजनल प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्वार्टरली। हाईली सीजनल का मतलब ये हो गया कि सीजन के अकॉर्डिंग चलता है उनका। मतलब आप ये कह सकते हो कि 6 महीने, जो ये 6 मंथ्स है ये फुल रहता है और ये 6 मंथ्स वेरी लो रहता है, ऐसा कह सकते हो आप। जो सीजनल बिजनेस है ना, अब ये सीजनल बिजनेस का कंसेप्ट अलग से क्यों आया, इसको सुनो आप ध्यान से। जो वुलन जो कपड़े हैं वो सर्दियों के अंदर ज़्यादा बिकते हैं, और किसी बंदे का वुलन के अंदर ही एक्सपर्टीज है तो गर्मियों के अंदर तो नहीं बिका, वो एरिया वाइज हो सकता है कहीं, लेकिन वैसे विंटर के अंदर ही जाएंगे, वो समर के अंदर तो नहीं जाएंगे। अब वो बंदा कहता है यार मेरा 1 साल का किराया 24 लाख रुपए है, तो गर्मियों में भी किराया भरना पड़ता है और सर्दियों में भी किराया भरना पड़ता है। यस, विंटर और समर में दोनों में रेंट पे करना पड़ेगा आपको। वो कहता है लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं सारा का सारा रेंट जो है ना विंटर वाली जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसमें चार्ज कर लूंगा। तो उन्होंने कहा क्यों? बोला जी मेरा तो धंधा ही वहां चलता है। समझ में आ रही है बात? भाई सीजनल बिजनेस को अलग से क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? वो कहता है यार जब कमाई होती है तभी तो खर्चे चार्ज करूं मैं। लेकिन आप ये बताओ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मैचिंग कंसेप्ट लागू होता है या नहीं होता? मैचिंग कंसेप्ट होता है ना। मैचिंग का मतलब क्या है? जिस पीरियड की कमाई उसी पीरियड के खर्चे।
अगर स्टार्टिंग के 3 मंथ्स की अगर आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो उसी 3 मंथ्स की सेल और उसी 3 मंथ्स की कॉस्ट ऑफ सेल्स आनी चाहिए और रिलेटेड एक्सपेंस आने चाहिए। तो जो सीजनल बिजनेस होता है ना, वो कई बार एक गेम खेलने की कोशिश करते हैं कि जिस क्वार्टर के अंदर मेरी जो सेल होती है ना ज़्यादा, उसी टाइम मैं एक्सपेंसेस ज़्यादा चार्ज कर लूँ और एक्चुअल में जब हुए थे उसे मैं इग्नोर मार दूँ। तो ये कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना, अक्रूअल कंसेप्ट लागू करना है, ठीक है, पीरियड के हिसाब से करना है और मैचिंग कंसेप्ट लागू करना है। जिस पीरियड का है, जो पीरियड जिस टाइम सेल होती है उसी पीरियड के खर्चे होने चाहिए। सेल जीरो है, खर्चे हैं तो लॉस दिखाओ भाई, कोई चक्कर नहीं है। बात समझ आ रही है आपको? तो सीजनल बिजनेस वालों को क्या करना है, जरा ध्यान देना। बैलेंस शीट ये बताओ करंट क्वार्टर की बनेगी और इमीडिएटली प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की होगी, और प्लस में ये एडिशनल हो गया क्या? हाँ, कंपैरेटिव। ये देखो, सीजनल बिजनेस में आपको सेम पीरियड की कंपैरेटिव बैलेंस शीट और बनानी है आपने, ये एडिशनल हो गया। आप ये देखो, नॉर्मल बिजनेस के अंदर क्या बन रहा है, क्वार्टरली अगर बना रहे हैं तो नॉर्मल बिजनेस में क्या बन रहा है, ये देखो, कंपैरेटिव नहीं बन रही ना, ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की और करंट क्वार्टर की बन रही है। अच्छा, P&L में क्या क्या बन रहा था, क्यूमुलेटिव और करंट। ये आ जाओ P&L के अंदर, ये देखो, ये क्या था, करंट, ये क्या था, क्यूमुलेटिव, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, शाबाश, ये एडिशनल है। ये 3 मंथ्स, ये 6 मंथ्स, 12 मंथ्स। हाँ कोई बात नहीं, एक बार सोचो जरा ना, P&L कॉमन कहाँ है, P&L में ये वाली लाइन कहाँ है, ये देखो, ये एडिशनल है सीजनल वालों में। 12 मंथ्स एंडिंग 30th सितंबर 2001 और 30th सितंबर 2000 एनुअल। यार इसका जो क्वार्टर है, सुनो, ये 31 मार्च है और ये 31 मार्च है, बल्कि एक काम करते हैं, 3 साल बनाता हूं, राइट। ये देखो 3 years, 31 मार्च, 31 मार्च और 31 मार्च, राइट। यहां बना रहा हूं मैं, तो क्या बना रहा है ये, 30th से 30th और 30th से 30th, यही तो बना रहा है ये देखो, है ना, बना रहा है कि नहीं बना रहा, बोलो। 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का और 12 मंथ्स का, 12 मंथ्स का और कर दिया इन्होंने सीजनल बिजनेस के अंदर। बैलेंस शीट में कौन सा किया, कंपैरेटिव। P&L के अंदर क्या किया, एडिशनल 12 मंथ्स का और कर दिया। करंट क्वार्टर का बनेगा, क्यूमुलेटिव बनेगा, प्लस में 12 मंथ्स टू 12 मंथ्स। बताओ ये समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, ओके रिपोर्ट। चलो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या किया आपने, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स, ये 12 मंथ्स वाली बात और आ गई इसके अंदर से, ठीक है जी। ये कौन से बिजनेस के अंदर है, सीजनल के अंदर। ये थोड़ा एडिशनल पॉइंट है, ये हमारे स्टडी मटेरियल में अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है, लेकिन देर सवेर इंक्लूड हो जाएगा, ये एक एक्स्ट्रा बात है। हाँ जी, हाँ, एक्चुअली क्या है, ये कह रहे हैं जी, समझ नहीं आया, 6 मंथ्स भी 30th सितंबर को हो रहे हैं और 12 मंथ्स भी, लेकिन इसके अंदर पीरियड, ये 12 मंथ्स का डाटा लेना है, ये 12 मंथ्स का डाटा है, और एक 30th सितंबर में हम ले रहे हैं सिर्फ 6 मंथ्स का डाटा। ये जो 30th सितंबर है, यहाँ तो कितने मंथ्स का ले रहे हैं, 6 का, और ये जो 30th सितंबर है यहाँ कितने का ले रहे हैं, 12th का, हाँ पूरे साल का। यस, सुनिए, देखो मैं फिर बताता हूँ, सीजनल बिजनेस के मामले में आपने क्या किया एक्स्ट्रा, ये देखो 2 साल की बजाय आप 3 साल पर चले गए। ये 31 मार्च, ये 31 मार्च और ये 31 मार्च, ये है करंट ईयर, ये है प्रीवियस ईयर और ये है प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर। तो आप यहाँ 30th सितंबर को बना रहे हैं जी, ठीक है। तो 30th सितंबर को अगर आप बना रहे हैं तो एक तो ये हो ही गया आपका, 6 मंथ्स का बन गया क्या ये, हेलो, 6 मंथ्स का बन गया, और अगर आप 3 मंथ्स पे जाएंगे तो क्यूमुलेटिव पे ये 6 मंथ्स का बन जाएगा।
एक 30 सितंबर ये आ गया, 30 सितंबर, और एक 30 सितंबर ये आ गया। अब यहां पर ये तो बात 6 मंथ्स की हो रही है ना, लेकिन जो एडिशनल बात हो रही है वो ये हो रही है 12 मंथ्स की, और फिर इसके कंपैरिजन में ये 12 मंथ्स की, ये कंपैरिजन है। आप इसको मान लो 2023, और इसको मान लो आप 22, और इसका मान लो आप 21। अब देखो, बताओ यार, 3 मंथ्स और क्यूमुलेटिव वाला मामला तो था ही, एक नई चीज और ऐड होगी आज से लास्ट 12 मंथ्स का उससे पिछले 12 मंथ्स के साथ। ठीक है, पीछे गए हैं, आगे नहीं गए, ध्यान रखना। आज से लास्ट 12 मंथ्स, ईयर से कोई लेना देना नहीं है कि ईयर क्लोज कब हो रहा है, अकाउंट्स कब बन रहे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आज से जस्ट 12 मंथ्स, फिर उससे जस्ट 12 मंथ्स, कंपैरिजन के अंदर हो गया आपका। हेलो, क्लियर है ये चीज? चलो, ये बातें तो हो गई, और ये आपकी बुकलेट के अंदर आ जाएगी, राइट? आप लोग यहां थे। हाँ जी, कैलेंडर में लिखा होता है, जैसे क्यूमुलेटिव बनेगा 6 मंथ का या 12 मंथ का। जैसे 30 सितंबर को बनाएंगे हम, तो सर ये इसमें जो पहले बात की डुप्लीकेसी नहीं होती थी, तो ये डुप्लीकेट नहीं हो जाएगा बार बार, इतनी रिपोर्ट हम फिर दे रहे हैं। सुनो, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि जब ये क्यूमुलेटिव बनेगा तो इन्फॉर्मेशन की डुप्लीकेसी हो जाएगी इसके अंदर। एक्चुअली एक्सप्लेनेशन के मामले में डुप्लीकेसी नहीं होगी, कि जो इवेंट आपने पिछली बार एक्सप्लेन कर दिया है ना, कंडेंस्ड है, तभी तो हो गया ये। भाई ये कह रहे हैं ये 3 महीने का डाटा यहाँ पर भी तो आ गया, वो आए बेशक, उसमें दिक्कत नहीं है। जो एक्सप्लेनेशन किया है ना आपने, आप ये भी तो, जो ये हमने पॉइंट छोड़े हैं ना कि स्पेशल आइटम, सेलेक्टिव आइटम एक्सप्लेन भी करनी है आपने, वो एक्सप्लेनेशन दोबारा नहीं करनी है आपने। 3 मंथ्स के अंदर अगर कोई इवेंट किया है आपने, कोई स्पेशल डील किया आपने, तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आपने बता दी वो, तो नेक्स्ट क्यूमुलेटिव वाले के अंदर वो बात दोबारा नहीं बतानी है आपने। ठीक है ना? फिगर्स तो आएंगी क्यूमुलेटिव के अंदर। अच्छा, थोड़ा ऊपर करूं क्या? यहां से करना है ना? एक एग्जांपल में मैंने दोनों लिए हैं,
एक में फर्स्ट क्वार्टर में कैसे बनेगा, सिर्फ कंपैरिजन हो पाएगा, सेकंड क्वार्टर में क्यूमुलेटिव और आ जाएगा, राइट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ अलग क्या हुआ कि कैश फ्लो क्यूमुलेटिव ही बनता जाएगा, राइट। आपको फिर सेकंड क्वार्टर में करंट क्वार्टर का नहीं दिखाना, क्यूमुलेटिव बनेगा वो कैश फ्लोज। यस डन, हो गया। हाँ जी, अपने मटेरियल के अंदर ये हेडिंग निकालो एक बार, रेवेन्यू रिसीव्ड सीजनली और ओकेजनली। सुनिए ध्यान से। तो अभी हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फ्लो का जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसे हम ब्रेक कर रहे हैं, और एक दो मैं थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवा के और फिर आपका क्लास जो है वो ऑफ कर रहा हूँ। सुनिए, रेवेन्यू रिसीव्ड सीजनली और ओकेजनली, कहते हैं रेवेन्यूज दैट आर रिसीव्ड सीजनली और ओकेजनली विद इन ए फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट बी एंटिसिपेटेड और डेफर्ड एज ऑफ एन इंटरिम डेट if anticipation or deferral would not be appropriate at the end of enterprise's financial year। बड़ी अजीब सी लैंग्वेज है। ये कह रहा है कि सीजनल इनकम को या ओकेजनल इनकम को, या तो कोई सीजन के हिसाब से इनकम होती है या कभी कभी इनकम होती है। मान लो एक बार आपके पास जनवरी में कोई इनकम होती है, फिर अप्रैल के अंदर कोई इनकम होती है, फिर जून के अंदर कोई इनकम होती है, फिर अक्टूबर में कोई इनकम होती है, ओकेजनल जो इनकम होती है विद इन ए फाइनेंशियल ईयर। विद इन ए फाइनेंशियल ईयर मतलब यहाँ या तो सीजन के हिसाब से हो गई, सीजन नॉन सीजन, और या फिर ओकेजनल हो गई। शुड नॉट बी एंटिसिपेटेड और डेफर्ड। एक तो आपको उसकी एंटिसिपेशन नहीं करनी, एंटिसिपेटेड मतलब एस्टिमेट नहीं लगाना, एस्टिमेटेड नहीं लेनी चाहिए आपको। और दूसरा डेफरल का मतलब क्या होता है, डेफरल का मतलब उसे डेफर कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है आपने। कि मान लीजिए आपका स्टार्टिंग का 6 मंथ्स है सीजन का और एंड का 6 मंथ्स है नॉन सीजन का, तो आप इस सीजन वाली इनकम को पूरे साल के अंदर इक्वली डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है जी। डेफरल का मतलब डेफर करना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ते थे ना आप। रेवेन्यू नेचर का कोई एक्सपेंडिचर है और वो पर्टिकुलर एक साल के लिए, मान लो पर्टिकुलर पे आपने 1 ईयर के अंदर किया है लेकिन आपको बेनिफिट नेक्स्ट 5 ईयर्स तक मिलेगा, तो आप उसको 5 ईयर्स के अंदर इक्वली डिवाइड कर देते थे, वो डेफरल है। तो कह रहे हैं ना तो आपको एंटिसिपेशन करना है, एस्टिमेट नहीं करना है, और नहीं आपको आगे डेफर करना है एज ऑफ एन इंटरिम डेट, कि किसी भी इंटरिम डेट को। इफ एंटिसिपेशन और डेफरल वुड नॉट बी एप्रोप्रिएट। इफ अगर ये एप्रोप्रिएट नहीं है तो, अगर आप एप्रोप्रिएट बता सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एप्रोप्रिएट कब बता पाए, एट द एंड ऑफ द एंटरप्राइजेज फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिविडेंड रेवेन्यू। अब बताओ, सामने वाली कंपनी कोई डिविडेंड देने के बारे में विचार कर रही है तो आप उसे इनकम मान लेते हो क्या? नहीं। ये आपको ध्यान होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के अंदर हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में पढ़ते हैं कि जब तक वो इनकम आनी सर्टेन ना हो जाए तब तक हम उसे अपनी इनकम नहीं मानते, ठीक है। तो उसे एंटिसिपेट नहीं करना आपने। रॉयल्टीज़ क्या होता है, जैसे आपकी रॉयल्टीज़ का मतलब है जैसे कोल माइंस होती हैं, तो उनका भी हमें अक्रूअल बेसिस पे, जब तक अक्रूअल वाली बात ना हो जाए, भाई मेरी माइन के अंदर तो इतना कोयला पड़ा, इतना कोल पड़ा, तो मैं तो इतने कमा लूँगा तो उसको मैं इनकम मान लूँ, ऐसा नहीं करना आपने। और गवर्नमेंट ग्रांट्स आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के अंदर आता है, गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो आपको पता है, आप कोई भी काम ऐसा करते हैं जिससे आपको गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है, गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है, पैसा मिलता है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी नहीं हो जाती
तब तक वो आपको पैसा नहीं देती, और दे भी देती है मान लो तो रिफंड भी हो सकती है, वापस भी मांग सकती है। वो गवर्नमेंट अपनी ग्रांट को वापस भी ले सकती है अगर आप उनकी टर्म कंडीशंस को पूरा नहीं करते हैं। ग्रांट मतलब गवर्नमेंट ग्रांट या गवर्नमेंट एड, AID एड भी बोलते हैं इसको। Additionally, some enterprise consistently earn more revenues in certain interim periods of financial year than in other interim periods. For example, seasonal revenues of retailers. Such revenues are recognized when they occur. सीधी सीधी सी बात है यार, कोई भी इनकम तभी इनकम माननी है जब वो हो जाए, उसको पोस्टपोन नहीं करना आपने किसी भी हालत के अंदर। ये बात समझ आ गई आपको? ये कह रहे हैं इंटेलिजेंट कॉरपोरेशन आई कॉर्प इज डीलिंग इन सीजनल प्रोडक्ट्स। इसको हाईलाइट कर लेंगे आप, हमारे लिए ये बात इंपॉर्टेंट है। सीजनल प्रोडक्ट्स कि हमारे प्रोडक्ट सीजन के हिसाब से बिकते हैं। द क्वार्टरली सेल्स पैटर्न ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बिलो। कहते हैं हम क्वार्टरली सेल पैटर्न बता रहे हैं आपको, पैटर्न बता रहे हैं। 30 जून की एक्सपेक्टेशन, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च, ये सेल पैटर्न दिया हुआ है। For the first quarter ending 30th June, I-Corp gives the following information। कहते हैं भाई सेल जो है 50 करोड़ हुई, सैलरी और अदर एक्सपेंस 30 करोड़, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रूटीन के हमारे 2 हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस 8 हो रहे हैं। ये लो जी, ये तो रूटीन वाले खर्चे हैं और ये आपके सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटर और सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए आपके। नीचे वाली बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाइल प्रिपेयरिंग इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, आई कॉर्प वांट्स टू डेफर रुपीज 21 करोड़ एक्सपेंडिचर टू थर्ड क्वार्टर। कहते हैं जब हम फर्स्ट क्वार्टर का इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे थे ना, तो हम ये चाहते थे कि 21 करोड़ जो है हम थर्ड क्वार्टर में ले जाएं, ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट द थर्ड क्वार्टर इज हैविंग मोर सेल्स। लो जी, कहते हैं wants to defer 21 करोड़ एक्सपेंडिचर थर्ड क्वार्टर ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट थर्ड क्वार्टर इज हैविंग मोर सेल। कहता है भाई थर्ड क्वार्टर में ना सेल ज़्यादा होगी हमारी, तो हम ऐसा करते हैं हमारे जितने 21 करोड़ एक्सपेंडिचर है वो हम थर्ड में ले जाते हैं। ये इसने लॉजिक दिया, लेकिन क्या ये अलाउड है? बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है जी। देयरफॉर द थर्ड क्वार्टर शुड बी डेबिटेड बाय हायर एक्सपेंडिचर। कहता है हायर सेल है तो हायर एक्सपेंडिचर हो जाएगी। लेकिन आप एक बात बताओ, 22-23 का साल है, 22-23 का साल है, तो अगर 22-23 के एक्सपेंसेस को आप 24-25 में इसलिए डाल सकते हो कि उस टाइम हमारी सेल ज़्यादा होगी? नहीं ना, अक्रूअल बेसिस पे होता है, मैचिंग कंसेप्ट पे होता है सारा। तो जो रूल्स आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगते हैं वही आपके IFR के अंदर लगेंगे, सीधी सी बात है। अक्रूअल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, ये सारा का सारा वैसा ही रहेगा जैसे पहले करते आए हो आप लोग, ओके। Therefore, third quarter should be debited by considering the seasonal nature of the business and that the expenditure are uniform throughout all quarters। और जिससे क्या होगा, हमारे खर्चे जो हैं सारे क्वार्टर्स में क्या है, इक्वल हैं। कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर एज पर AS 25 एंड कमेंट ऑन द कंपनीज व्यू। देखो सॉल्यूशन सोल्व करवाने वाले जैसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बड़ा सिंपल सा ही सॉल्यूशन है। जब हमारा पूरा हो जाए ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हम सारा SM पूरा टेक्स्ट पढ़ लें, नोट्स बना लें, तब ये क्वेश्चन उसके अंदर फेयर में कर लेना आप लोग अच्छे से। मैं साथ के साथ करवा रहा हूँ, कोई ज़्यादा बड़ी तोप नहीं है इसमें, कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या किया, देखो सेल ले लिया आपने 50 और अदर इनकम 0। आपको पता है ये क्या चीज़ है? वो P&L स्टेटमेंट है यार, P&L स्टेटमेंट है ये। रिजल्ट लिख दिया ना इसने, तो समझ लो P&L स्टेटमेंट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेल हो गई, अदर इनकम ऐड कर दिया, तो टोटल इनकम 50 लेस चेंज इन इन्वेंट्रीज। याद है क्या कुछ? कंपनी फाइनल अकाउंट के अंदर आपका जो फॉर्मेट होता है, ठीक है। चलो जी, एक बात और फाइनल होगी इसके अंदर कि कंपनी फाइनल अकाउंट आपका कवर हो तो ये आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, लेस सैलरीज एंड अदर कॉस्ट। सैलरी और अदर कॉस्ट तो 30 है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर तो। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंसेस, ये देखो क्या कह रहा है ये आपके एक्सपेंसेस में था कुछ मामला, कहाँ गया? एक ही हेडिंग में डाल दिया क्या इसने? ठीक है, ठीक है, ओके रिपोर्ट। लो जी, ये सैलरी हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन, ये पहले कितना था 8 और 2 और हो गया 10 और ये 40 हो गया 10। प्रॉफिट 10 आ गया जी।
कोई दिक्कत नहीं है। हमने किस बात को काटा इसकी कि भाई अपनी सेल को पोस्टपोन्ड नहीं करना, खर्चों को पोस्टपोन्ड नहीं करना कि वहाँ पर जो सेल है वहाँ पर आप ज़्यादा एक्सपेंसेस दिखा देंगे, इस चीज़ को नहीं करना आपने। अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात पढ़ने वाली है। एज पर AS 25 ऑन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग द इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्नड एंड इनकर्ड रिस्पेक्टिवली। एज पर AS 25 कॉस्ट शुड बी एंटिसिपेटेड और डेफर्ड ओनली व्हेन, कब कर सकते हो, इट इज appropriate to anticipate that type of cost at the end of financial year। कहते हैं बीच में नहीं पता चल सकता भाई, जब साल खत्म हो जाएगा ना तभी पता चलेगा कि कौन से क्वार्टर की कौन सी सेल थी और कौन से क्वार्टर का कौन सा खर्चा था। अगर क्वार्टर के साथ साथ या इंटरिम पीरियड के साथ साथ आपको इनकम और एक्सपेंसेस का पता लग रहा है ना, तो आपको उसी पीरियड के अंदर शो करने हैं। आप कह दो जी ये तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि कौन सी इनकम कौन से क्वार्टर में डालें, ये तो साल खत्म होने के बाद पता चलेगा, तो आप ये काम कर सकते हो। ये बात समझ आई आप लोगों को? ठीक है। दूसरा, कोस्ट आर इनकर्ड अनइवनली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एन एंटरप्राइज। कहते हैं अनइवनली होती है, कभी कम कभी ज़्यादा, तब आप ये सारा काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। बात समझ आई? चलो, देयरफॉर द आर्गुमेंट गिवन बाय आई कॉर्प रिलेटेड टू डेफरमेंट ऑफ ₹21 करोड़ इज नॉट टेनेबल। टेनेबल का मतलब होता है लॉजिकल। एज एक्सपेंडिचर्स आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल दी क्वार्टर्स। लो जी, ये बात समझ आ गई क्या आपको? अब सुनो, इसने थोड़ी सी गलती कर रखी है इसमें। आपको ये कंटेंट पहले देना है, ये वाला कंटेंट आपको पहले देना है और ये वाला कंटेंट आपको बाद में देना है, ठीक है ना? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आंसर लिखने का तरीका क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आंसर लिखने का तरीका है, पहले क्या है, आप पैरा का रेफरेंस दो, मतलब पैरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये बताओ कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता क्या है। फिर उसके बाद हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे आप एक्सप्लोर करो, और तीसरे के अंदर आपको क्या निकलना है? कंक्लूजन, कंक्लूड करो। ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आंसर देने का तरीका होना चाहिए। तो आपको पहले ये बात बतानी है और बाद में ये करना है, ठीक है? क्लियर है ये चीज? सिंसियर कॉर्पोरेशन इज डीलिंग इन सीजनल प्रोडक्ट्स। लो जी, सेम बात। सेल्स पैटर्न ऑफ द प्रोडक्ट क्वार्टर वाइज इज दिस वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये क्वार्टर वाइज सेल हो गई। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड ऑन 30 जून इज एज फॉलोज। सेल्स, सैलरी एंड अदर एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो रूटीन में है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो रूटीन में है, और एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए आपके। अब ये कहता है, वाइल प्रिपेयरिंग interim financial report for first quarter, Sincere Corporation want to defer ₹10 crore expenditure to third quarter on the argument that third quarter is having more sales। क्या बात है, ये कह रहे हैं जी कितना? 10 करोड़ एक्सपेंडिचर हम कौन से क्वार्टर में डालना चाहते हैं? थर्ड क्वार्टर में। Therefore the third quarter should be debited by more expenditure considering the seasonal nature of the business and expenditure are uniform throughout all expenditure। ये देखो, ये बात भी तो थी ना, पिछले क्वेश्चन में भी यही था कि खर्चे हमारे यूनिफॉर्म है, और उसके अंदर क्या कह रहा था? अनइवन हो, या तो आपके खर्चे अनइवन हो, और दूसरी बात है कि आपको जो एक्यूरेट पता साल के एंड में पता लगे। तो ये दोनों कंडीशंस, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगी इसकी बात। कैलकुलेट द रिजल्ट फॉर फर्स्ट क्वार्टर, ऑल्सो गिव ए कमेंट ऑन कंपनीज व्यू। सेम है क्वेश्चन बिल्कुल। ये देखो, आपने क्या किया? सेल ले लिया, उसमें अदर इनकम जोड़ दिया, टोटल इनकम आ गई। चेंज इन इन्वेंट्री हमारे क्वेश्चन में नहीं है, सैलरी और अदर कॉस्ट हो गई आपकी, और एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंस हो गया। टोटल ये आ गया, और ये आपको बताना है। ये बात आपको पहले बतानी है और ये बात आपको बाद में बतानी है कि सीजनल बिजनेस के अंदर आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस को डेफर नहीं कर सकते, पोस्टपोन नहीं कर सकते, जब तक या तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन कब मिले? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और सेकंड वन कि आपके एक्सपेंसेस जो है वो अनइवन होते हो। क्लियर? चलो जी, ठीक है। प्रैक्टिकल भी हो गया, थ्योरी भी हो गई, ठीक है जी। होमवर्क ये है कि जो थ्योरेटिकल पार्ट, आप सुनो ध्यान से, जो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है, ध्यान से सुना मेरी बात, उसको अच्छे से पढ़ना है। और जो बच्चे इंटेलिजेंट है ना, वास्तव में नकली वाले नहीं, असली वाले जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है, असली वाले जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, जिनको आज भी पता है कि परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, ठीक है, तो वो बच्चे नोट्स के मामले में मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, वो अपने नोट्स खुद बनाएंगे। और मैं आपको बता दूं, जब आप स्टडी मटेरियल, आपके ओरिजिनल जो टेक्स्ट है, इसको पढ़कर जब आप नोट्स बनाओगे ना,
तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर आप बना के लिख दोगे। क्यों? जब आप खुद नोट्स बनाओगे तो इसके ओरिजिनल कंटेंट को बार बार पढ़ोगे, और पढ़ोगे तो वो सिंपल हो जाएगा। और आपका एग्जामिनर ओरिजिनल कंटेंट ही चाहता है लैंग्वेज के रूप में, वो ये नहीं चाहता सिंप्लीफाइड लैंग्वेज लिख दो ABC, ऐसा कुछ नहीं है भाई, उसमें नंबर नहीं मिलने वाले आपको। ठीक है जी, चलें, तो होमवर्क आपको पता लग गया होगा। ठीक है, बाय बाय।